नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RTPLS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग संख्या पद्धति के तहत संख्याओं का वर्गीकरण सीख रहे थे। संख्याओं के वर्गीकरण के तहत हम लोगों ने सीखा कि जो संख्याएं होती हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। वहां पे हम लोगों ने सीखा कि जो संख्याएं होती हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। वहां पे हम लोगों ने फिर जो आपका रियल नंबर है उसे हम लोगों ने दो भागों में बांटा, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर वहां पे हम लोगों ने रेशनल नंबर को भी तीन भागों में बांटा। लेकिन आज हम उन वर्गीकरणों की बात करेंगे जो हम लोगों ने पिछले क्लास में नहीं सीखा है। यदि आपने संख्याओं के वर्गीकरण को नहीं सीखा है मुख्य, तो आप जाइए और आपको जो पिछली क्लासें हैं उसमें उस पूरे संख्याओं के वर्गीकरण को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। आइए हम आज उन संख्याओं के बारे में बात करते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होती हैं और सामान्यतः उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें हम लोगों का जो पहला है वो है आवर्ती संख्या। आवर्ती संख्या या आवर्ती संख्याएं, जिसे कि हम रिपीटिंग और रिक्यूरिंग नंबर्स कहते हैं। अगर ये सीखा जाए कि आवर्ती संख्याएं कौन कौन सी होंगी या आवर्ती संख्या किसे कहेंगे, तो यहां पे देखें कि कोई भी अगर संख्या है और उसे दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो जिनकी पुनरावृत्ति होती है उनके आधार पर ही उन संख्याओं को हम आवर्ती संख्या कहते हैं। पुनरावृत्ति की अगर हम बात करें तो हाँ, एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। उसको अगर हम इस तरीके से लिखने का प्रयास करें तो कहेंगे कि वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद किसी एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है आवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। इसको अगर हम इस तरीके से समझने का प्रयास करें, अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहां पे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई संख्या है आपकी 3.333, तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे जो दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति की बात की जाए तो यहां पे एक यानी कि जो 3 है उसी की ही पुनरावृत्ति हो रही है, तो यानी कि यहां पे एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तब पर भी यह जो संख्या है ये कैसी है? आवर्ती संख्या। वहीं पे पुनरावृत्ति की अगर बात करें तो पुनरावृत्ति इस तरीके से भी हो सकती है 5.2323233। यहां पे देखा जाए यहां पे एक अंक की पुनरावृत्ति और यहां पे दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसी तरीके से यहां पे देखा जाए 2.138 तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरीके से देखें तो ये जो संख्याएं हैं ये आपकी आवृत्ति संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम अगली संख्या की बात करें, जैसे एक संख्या आपकी होती है जिसे कहते हैं जोड़ का तत्समक, जिसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट
आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन कहते हैं। कहा जा रहा है जोड़ का तत्समक। यहां पे अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझें तो अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि वो संख्या है आपकी 5, तो कहा जा रहा है कि जोड़ का तत्समक, तत्समक का अगर हम संधि विच्छेद कर देंगे तो तत् मीन्स उसके, समक मीन्स समान, उसके समान, तत्समक। तो ऐसी कौन सी संख्या इसमें जोड़ दी जाए कि जो रिजल्ट है, यानी कि जोड़ का तत्समक, जोड़ने के बाद तत्समक यानी उसी के समान नजर आए, उसी के समान दिखाई दे। जैसे 5 है और इसमें ऐसी कौन सी संख्या जुड़ जाए कि यह 5 ही रहे, यानी कि जैसा पहले था वैसा ही रहे। तो यहां पे देखें तो अगर हम इसमें शून्य जोड़ देते हैं तो जो 5 है यह आपका 5 ही रहता है। यानी कि कोई संख्या पहले जो था उसमें हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि वह वही रहे, यानी कि तत्व माने उसके समान, यानी कि उसके समान ही रहे, तो ऐसी संख्या को हम जोड़ का तत्समक कहते हैं। तो यहाँ पे देखें तो जो शून्य है, यह शून्य ही एक ऐसी संख्या है जिसको अगर हम जोड़ते हैं किसी संख्या में तो उसकी जो वैल्यू यानी कि जो मूल्य है वो वही रहता है, यानी उसी के समान रहता है। इसलिए हम शून्य को कहते हैं जोड़ का तत्समक। इसको अगर हम लिखने का प्रयास करें तो हम इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। कैसे कि शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं आता है, इसलिए शून्य को जोड़ का तत्समक कहते हैं। अगर इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे 5 धन 0 बराबर 5। और उदाहरण ले सकते हैं 215 धन 0 बराबर 215। और भी उदाहरण आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इस तरीके से हमने सीखा आवर्ती संख्याएं और जोड़ का तत्समक। उसी तरीके से एक होता है गुणा का तत्समक। गुणा का तत्समक का अर्थ होता है कि गुणा करने पर उसकी वैल्यू वही रहती है। तो एक जो हम लोगों का अगला बिंदु है संख्याओं के वर्गीकरण में, वो होता है आपका गुणा का तत्समक। गुणा का तत्समक यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो गुणा का तत्समक, यहां पे शब्द तत्समक, तत् माने उसके समक में समान, तो उसके समान यानी कि कौन सी ऐसी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि जो उसकी वैल्यू है वह उसी के समान बनी रहे। जैसे आपने योग में देखा उसी तरीके से गुणे की बात की जाती है। तो इसको अगर हम परिभाषित तौर पर लिखने की कोशिश करें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि संख्याओं में एक से गुणा करने पर, संख्या में 1 से गुणा करने पर उस संख्या में कोई अंतर नहीं
आता है, अंतर नहीं आता है, इसलिए एक को गुणा का तत्समक कहते हैं। आप इसे परिभाषित तौर पर अपने पास नोट्स के रूप में लिख के जरूर रखिएगा। क्या कहा जा रहा है कि संख्या में एक से गुणा करने पर यदि कोई भी आपके सामने संख्या है, अगर इसे हम उदाहरण से समझे, जैसे ही 5 है तो 5 ही बना रहे, कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करें, तो वो है आपका 1। तो 5 गुणे 1 बराबर आपका होता है 5। इसी तरीके से और देखें, 225 गुणे 1 बराबर 225। अगर हम देखें तो जो संख्याएं पहले थी वही हैं, जो पहले थी वही हैं, अर्थात तत्व मैंने पहले के, समक मैंने समान, पहले के समान है ये संख्याएं। तो कौन सी ऐसी संख्या से आपने गुणा किया, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 1 से अगर हम गुणा करते हैं तो वो संख्या पहले के समान ही बनी रहती है, इसलिए जो 1 होती है उसे हम गुणा का तत्समक कहते हैं। इस पर क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल जरूर प्रश्नों में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने गुणे का तत्समक को भी समझा। तो जो 1 होता है यह गुणे का तत्समक होता है, वहीं पे 0 योग का तत्समक कहलाता है। आइए इसमें हम लोग अगले बिंदु को देखें। अगला जो हम लोगों का संख्याओं से संबंधित बिंदु है वो है जोड़ का प्रतिलोम या प्रतीप अवयव। इसे हम कहते हैं इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन। कहा जा रहा है कि जोड़ का प्रतिलोम यानी कि विपरीत, यानी कि जो ऐसी संख्या जिसको उसमें जोड़ दिया जाए तो उसकी जो वैल्यू है वह विपरीत आंसर में बदल जाती है, या ये कहें कि विपरीत रूप उसका क्या होगा। तो यदि इसे हम परिभाषित तौर पर करें और फिर इसको समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या ए के लिए परिमेय संख्या -a मिलती है जहां a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है कि a में अगर प्लस कर जोड़ देते हैं इसका ऋणात्मक -a तो रिजल्ट आपका होता है 0, इसलिए a का जो जोड़ का प्रतिलोम होगा वो -a होगा। तो इसी को लिखा जाता है कि जहां a प्लस माइनस a इक्वल टू 0, तो -a को a का जोड़ का प्रतिलोम कहा जाता है। अब जैसे और देख लिया जाए, जैसे 8 है तो 8 का जोड़ का प्रतिलोम, तो 8 का जो जोड़ का प्रतिलोम होगा वो होगा -8। इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा आपका 0। यहाँ पे हम लोगों ने गुणा का तत्समक और जोड़ का प्रतिलोम या प्रतीप अवयव को सीखा। आइए हम अगले बिंदु की बात करें तो जो है आपका कि गुणन का प्रतिलोम। अभी आपने सीखा जोड़ का प्रतिलोम, अब हम लोग देखते हैं जो आपका गुणन का प्रतिलोम है। तो ये है आपका गुणन का प्रतिलोम।
या प्रतीप अवयव, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इनवर्स element of multiplication। अगर आपसे पूछे कि गुणन का प्रतिलोम किसे कहेंगे, तो जो गुणन का प्रतिलोम होता है उसकी अगर हम बात करें तो उसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी संख्या में किसी संख्या का गुणा किया जाता है यदि गुणनफल एक प्राप्त हो तो वह संख्या दी गई संख्या का गुणन प्रतिलोम कहलाती है। कहा जा रहा है, यहां पे अगर हम देखें, कहा जा रहा है कि जब किसी संख्या में किसी संख्या का गुणा किया जाता है और यदि गुणनफल एक प्राप्त हो, कोई भी संख्या है और उसमें किसी संख्या का गुणा कर देते हैं और जो रिजल्ट होता है वो अगर एक प्राप्त होता है, तो जो संख्या दी गई है उसी संख्या का जो रिजल्ट एक आया है वही गुणन प्रतिलोम कहलाता है। जैसे अगर इसे हम इस तरीके से समझें तो जैसे 5 है, तो 5 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल आपका एक प्राप्त हो। तो यहां पे हम देखें कि 1/5 का अगर हम गुणा कर देते हैं तो जो रिजल्ट है वो हमारा 1 आता है। इसलिए जो 5 है, 5 का गुणन प्रतिलोम 1/5 कहलाएगा। इसको इस तरीके से लिखेंगे, 5 गुणित 1/5 बराबर 1। कैसे कहेंगे कि 5 का गुणन प्रतिलोम 1/5 है। इसी तरीके से अगर हम और उदाहरणों को देखें, जैसे पूछा जाए 1/3 का क्या होगा गुणन प्रतिलोम, तो यहाँ पे 1/3 में यदि हम 3 का गुणा करते हैं तो जो रिजल्ट होगा, गुणनफल होगा, वो 1 होगा। इस तरीके से अगर देखें तो 1/3 का गुणन प्रतिलोम, 1/3 का जो गुणन प्रतिलोम है वो है आपका 3। ठीक उसी तरीके से एक उदाहरण देखा जाए, जैसे a है, तो a में कैसी संख्या का गुणा करें, यानी कि a में किसका गुणा करें कि जो रिजल्ट है वो 1 हो जाए। तो a में अगर हम गुणा करें 1/a का तो रिजल्ट आपका 1 होगा। इस तरीके से देखें तो a का गुणन प्रतिलोम क्या होगा आपका 1/a है। इस तरीके से हम लोगों ने गुणन का प्रतिलोम को भी समझ लिया। आइए अगली संख्या की बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, आपसे कभी कभी पूछा जाता है स्थानीय मान। तो संख्याओं के वर्गीकरण के तहत हम लोग देखते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान जिसे कि हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या होगा, कोई भी संख्या दी जाती है तो जो उसके अंक होते हैं, जैसे 3, 5, 6, तो यह एक संख्या है 356। तो 356 में आपसे पूछा जा सकता है कि जो 5 है उसका स्थानीय मान, यानी किस स्थान पर है, तो जो उसका स्थानीय मान है वो क्या है। ठीक उसी तरीके से पूछा जा सकता है कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इसे अगर हम
पहले शाब्दिक तरीके से समझ लें, लिख लें कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे, उसको लिखेंगे कैसे कि किसी संख्या में उसके अंकों, किसी संख्या में उसके अंकों का वह मान जो संख्या में उसके स्थान को प्रदर्शित करता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। इस तरीके से देखें कि स्थानीय मान क्या है, तो किसी संख्या में उसके अंकों का वह मान जो संख्या में उसके स्थान को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर समझें कि 548 है, यह एक संख्या है आपके सामने 548। अब 548 को अगर देखें तो 8 का स्थानीय मान क्या है, 5, 4 का क्या है और 5 का क्या है। तो आपने इसको बोलते कैसे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं इन संख्याओं को प्रदर्शित करते समय। तो यहाँ पे अगर हम 8 के स्थानीय मान की बात करें तो इधर से जाएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई के अंक पे है। तो इसका अगर जो स्थानीय मान की अगर हम बात करें तो इस तरीके से लिखेंगे 8 गुणे 1, क्योंकि इकाई पे है तो यहाँ पे इसका जो स्थानीय मान होगा वो होगा 8। वहीं पे अगर हम 4 की बात करें तो जो 4 है तो 4 इकाई, दहाई के एक अंक पे है, दहाई के स्थान पे है, तो इसको लिखेंगे 4 गुणे 10 बराबर ये हो जाएगा आपका 40। और 5 की अगर हम बात करें तो 5 को लिखेंगे 5 गुणे, किसके स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100वें पे है तो गुणते 100, तो ये हो जाएगा आपका 500। इस तरीके से देखें तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 8, 4 और ये आपका 5 होता है। यानी कि सबके स्थानीय मानों के साथ यदि हम उनको जोड़ते हैं तो जो वैल्यू है वह उन अंक संख्याओं के बराबर ही हो गया। तो जैसे 8 का स्थानीय मान 8, 4 का स्थानीय मान 40, 5 का स्थानीय मान 500 है। इसी तरीके से आप भी अपने नोटबुक में रफ पे अपने मन से कुछ संख्याओं को लीजिएगा और उनका स्थानीय मान निकालिएगा। जैसे एक संख्या और ले लिया जाए, संख्या ये है 2563। अब हमें इस संख्या में 5 का स्थानीय मान निकालना है, 2 का या 6 का या 3 का। तो आप इसी तरीके से सेम काम करिए कि कौन कौन से जगह पे हैं ये लोग। तो 3 जो है वो आपका इकाई के अंक पे है, तो 3, इसे हम इस तरीके से कहें 3 गुणे 1 बराबर आपका ये होगा 3। 3 गुणे 1 बराबर 3। उसी तरीके से अगर 6 की बात करें तो 6 गुणे 10, क्योंकि दहाई पे है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इसका 60। 5 की बात करें 5 गुणे 100 तो ये हो जाएगा आपका 500। और अगर 2 की बात करें तो ये 1000 की जगह पे है, तो यानी कि आपका इस तरीके से ये लिखे जाएंगे 3, 6, 5 और ये आपका 2, ये स्थानीय मान। तो पूछा जाएगा कि 2563 में 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 का स्थानीय मान है आपका 500। इस तरीके से अब हम और देखते हैं, जैसे अगर पूछा जाए दशमलव वाली संख्याओं का, ये आप पूर्णांक वाली संख्याओं को देख रहे हैं, आइए इसी में हम लोग कुछ दशमलव वाली संख्याओं के स्थानीय मान की बात करें। तो यहां पे हम देखें कि जैसे संख्या है 0.356, अगर हम दशमलव के बाएं की बात करें
और दशमलव की दाएं की बात करें, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो दशमलव से अगर हम बाएं जाते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन जब हम दशमलव से दाईं तरफ जाते हैं तो वहां पे दसवां, सौवां, हजारवां इस तरीके से हम अंकों को बोलते हैं। तो यहां से अगर हम दाएं जाते हैं या बाएं जाते हैं तो बोलने का तरीका भी अलग है और उनके लिखने का भी तरीका अलग है। तो जैसे अगर हम देखें इसको लिखने के लिए, तो यहां पे देखें तो ये दसवां, सौवां, हजारवां, तो जो 6 है वो हजारवें के स्थान पे है, हजारवें के स्थान पे है। हजार गुना नहीं है, गुना होता है तो गुणा होता है, लेकिन यहाँ पे हजारवें स्थान पे है। तो जो 6 है इसको कैसे दिखाएंगे, तो 6 को दिखाने का तरीका हमारा होगा, कौन से स्थान पे है, तो 6 और गुणे ये सौवां, दसवां, हजारवां है, तो यहां पे होगा 1/1000, हजारवां ऐसा दिखाना है। वहीं पे 5 को दिखाना है तो दिखाएंगे 5 गुणे, कौन से जगह पे है, 100वें हिस्से पे है, तो 1/100। वहीं पे अगर हमको 3 को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, 3 गुणे 10, 10वां है तो इसलिए 10 दिखाएंगे। और रिजल्ट में जो आएगा, इसकी अगर बात करें तो कितने का हम भाग दे रहे हैं, 1, 2, 3, यानी कि जो दशमलव है वो 3 अंक जाएगा आगे। तो दशमलव जब 3 अंक आगे जाएगा तो भाग दे नहीं पाएगा, तो 0.123। ठीक इसी तरीके से हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 शून्य है, तो जब भाग देंगे, आप भाग देना जानते हैं मुझे विश्वास है, तो जब 5 में 100 की भाग देंगे तो 1, 2 शून्य आ गया, तो 0 आपका आएगा 0.5। उसी तरीके से अगर हम 3 की बात करें तो 3 यहाँ पे गलती है, सॉरी हमारी, यहाँ से हम 1/10 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.3। इस तरीके से देखें तो दशमलव वाली जो संख्या है उनका भी स्थानीय मान इस तरीके से निकालते हैं, दसवां, सौवां, हजारवां, 10,000वां, लाखवां, 10 लाखवां हिस्सा इस तरीके से। और इस 5 को दिखाने के लिए तो आपने अभी सीखा ही है, कैसे सीखा, 5 गुणे 10 बराबर आपका ये हो जाएगा 50, सॉरी 1 अंक पे है ना दशमलव के, 1 गुणते 5, और ये आपका होगा 2 गुणे 10 बराबर 20। तो इस तरीके से हम संख्याओं को उनके स्थानीय मान के हिसाब से दिखाते हैं। अब हम एक अगला बिंदु जो इसमें है वो है जातीय मान। आइए देखते हैं कि जातीय मान क्या होता है। तो जो अगला बिंदु है हमारा जातीय मान, जातीय मान जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, या इसे और हम कई नामों से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं नौज मान, नौज मान, या इसे हम अंकित मान भी कहते हैं, अंकित मान। यहां पे शब्द है जातीय मान या फेस वैल्यू, कि जो अंक है चाहे जिस संख्या में हो, उसका जो अंक का जो एक्चुअल उसकी स्वयं की जो वैल्यू होती है वही उसका जातीय मान कहलाती है या नौज मान कहलाता है। जैसे अगर कहें 225 में, तो 225 में जो 5 है इसका जो जातीय मान या नौज मान है, फेस वैल्यू है, वो 5 ही रहेगी, 2 की 2 ही रहेगी, यहाँ पे 2 की 2 रहेगी। अर्थात जिस अंक की जो मान होता है, जो एक्चुअल में मान प्राकृतिक संख्याओं के तहत हम लोग सीखे हैं, उसका जो मान है वही मान हर संख्या में प्रदर्शित होता है, जिसे कि हम नौज मान कहते हैं। इसे हम अगर शाब्दिक रूप में लिखने की कोशिश करें तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कहेंगे कि किसी संख्या में किसी अंक, किसी संख्या में किसी
अंक का स्वयं का मान ही उसका जातीय मान कहलाता है। जैसे अगर कोई पूछे 548 एक संख्या है 548, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि 4 का जातीय मान क्या होगा या नौज मान क्या होगा, तो हम कहेंगे कि 8 का जातीय मान 8 4 का जातीय मान 4 और जो 5 है 5 का जातीय मान जो होगा वो आपका 5 होगा। इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि जातीय मान किसे कहते हैं। तो जातीय मान क्या है, जो भी कोई अंक है उसका जो स्वयं का जो वैल्यू या स्वयं का जो मान होता है उसे ही हम जातीय मान या फेस वैल्यू या नौज मान या अंकित मान कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे संख्याओं के गुणों की बात करते हैं, अर्थात कि जो संख्याएं हैं उनके क्या गुण हैं। अगर हम देखें इस तरीके से तो एक बिंदु बन सकता है हम लोगों का संख्याओं के गुण, इसे हम कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स। आइए देखते हैं कि जो संख्याएं हैं उनके क्या गुण हैं। तो उसमें अगर हम पहले गुण की बात करें, जो पहला हम लोगों का गुण आता है कि एक के बारे में कहा जाता है कि जो एक है, एक कहा जाता है कि एक न तो भाज्य का अर्थ होता है कंपोजिट नंबर, तो एक न तो कंपोजिट नंबर है यानी कि भाज्य है, तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य प्राइम नंबर, प्राइम संख्या है। क्या कहा जा रहा है कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, अर्थात एक न तो कंपोजिट नंबर है और ना ही वो प्राइम नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाज्य किसे कहेंगे और अभाज्य किसे कहेंगे, तो आप पिछले क्लास में देखे होंगे, सीखे होंगे कि भाज्य उसे कहते हैं जो एक से डिवाइड हो जाए। कोई भी अगर संख्या है, कोई संख्या है तो वो संख्या एक से डिवाइड हो जाए, स्वयं से डिवाइड हो जाए या किसी अन्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक से भाग चली जाए, स्वयं से भाग चले जाए और किसी एक अन्य संख्या से भी भाग चली जाए। उसी तरीके से अभाज्य की बात होती है तो एक से भाग चली जाए और स्वयं से भाग चली जाए, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो देखें कि एक के बारे में क्या है, तो एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। आइए दूसरे गुण की बात करें संख्याओं से संबंधित। जो दूसरा गुण है वो है कि केवल दो ही सम अभाज्य संख्या है, शेष सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। कहने का अर्थ है कि केवल दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, लेकिन जितनी भी
अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सब की सब कैसी होती हैं, विषम होती है। इस तरीके से समझें कि कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से। तो इनमें हम खोजते हैं कि कोई अभाज्य संख्या। तो जब हम अभाज्य संख्याओं की श्रेणी बनाएं, यहां पे भी ले लीजिए, अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो एक तो न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो इसे हम यहां से हटा देते हैं। लेकिन 2 की बात करें तो 2 क्या है कि 2 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य भी है और साथ में यह एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर भी है। लेकिन और शेष अभाज्य संख्याओं को खोजें, जैसे 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, लेकिन यह कैसी संख्या है, विषम है। 4 आपकी सम संख्या है, लेकिन यह अभाज्य नहीं है, यह भाज्य है। लेकिन वहीं पे 5 की बात करें तो 5 भी एक कैसी संख्या है, तो 5 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन यह भी एक कैसी संख्या है, विषम है। 7 की बात करें, अगर हम 6 की बात करें तो 6 एक सम संख्या है और भाज्य है, लेकिन 7 आपकी अभाज्य है और साथ में विषम संख्या है। इसी तरीके से देखा जाए 9 तो भाज्य है, लेकिन 11 एक अभाज्य संख्या है और साथ में विषम संख्या भी है। 13 एक अभाज्य संख्या है और साथ में एक विषम संख्या है। इस तरीके से देखें उदाहरणों के माध्यम से, तो जितनी भी संख्याएं हैं 2 को छोड़कर, तो जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सब की सब विषम होंगी। किसको छोड़ के, 2 को। 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। आइए इसके बाद अगर हम देखें एक अगले बिंदु की बात करें, जो तीसरा है संख्याओं के गुण में, तो हम देखते हैं कि कुल 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर कभी पूछता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप एकदम रट लीजिए 25 अभाज्य संख्याएं, यानी कि 25 प्राइम नंबर होते हैं। अगर हम उन्हें काउंट करने की कोशिश करें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 से 50 तक अगर हम देखें, तो 1 से 50 तक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आपकी अभाज्य संख्या होगी 2, 1 तो होगी नहीं, 2 होगा, 3 होगा, 5 7 11 13 17 19 23 होगा आपका, 31 29 भी होता है आपका, 29 31 37 41 43 और ये आपका 47। अगर हम देखें 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो वो है आपकी 15 अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। वहीं पे अगर हम देखें कि 50 से 100 तक, 50 से 100 तक की बात करें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उसे अगर हम काउंट करने की कोशिश करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। 50 तक तो आपका हो ही गया है, 50 के बाद 53 59 61 67 होगा, 71 होगा,
73, 79 भी एक अभाज्य संख्या है, 83, 89, 97, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कुल 10 अभाज्य संख्या। इस तरीके से देखें तो 1 और 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47, कुल 15। लेकिन वही 50 से 100 तक की बात करें तो 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, कुल 10 अभाज्य संख्या है। इसे आप अच्छी तरीके से, जो संख्याओं के गुणों की बात की जा रही है, अच्छी तरीके से समझ लीजिए और अपने मस्तिष्क में इसे बैठा लीजिएगा, क्योंकि गणित अगर अच्छी सीखनी है आपको तो इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अगर यह बेसिक चीज आपके तैयार हैं तो जो टफ क्वेश्चन बनेंगे, चाहे जितना टफ बने, आप उसे आसानी से करने में समर्थ होंगे। तो आगे आइए देखते हैं, संख्याओं के गुणों की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो चौथा जो गुण है उसकी बात करें तो कहते हैं कि किसी भी संख्या का या संख्या के वर्ग, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं होता है, नहीं होता है। ये संख्याओं के गुणों की बात की जा रही है, उसमें यह गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि किसी भी संख्या के वर्ग, कोई भी संख्या का वर्ग कर ले, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या ले लिया, लेकिन इकाई के अंक पे क्या हो सकता है? वहां पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो सकता है। और अगर हम इसका वर्ग कर दें तो कोई भी संख्या होगी तो इकाई के अंक पे यही आएंगे, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता है। तो जब इसके अलावा कुछ नहीं होगा तो जब हम शून्य का वर्ग करेंगे तो शून्य होगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 इकाई के अंक पे आएगा, 3 का करेंगे तो 9, 4 का करेंगे अगर तो 16 यानी कि 6 होगा, 5 का करेंगे तो 5 इकाई के अंक पे आएगा, 6 का करेंगे तो 36 यानी कि 6 होगा, 7 का करेंगे तो 9, 8 का करेंगे तो 4 और 9 का करेंगे तो 1 होगा। इस तरीके से देखें तो 0 से लेकर 9 तक में जो संख्याएं हैं, अगर अंक है उनका वर्ग करते हैं तो 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 ही आते हैं। क्या नहीं आ रहा है वर्ग करने पर? तो आ नहीं रहे हैं। 1 आ चुका है तो आ नहीं रहा है आपका 2, क्या नहीं आया है 3, क्या नहीं आया 7 और 8। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर आएंगे, क्या क्या आ सकते हैं? 0, 1, 4, 5, 6। और क्या नहीं आ सकता है? 2, 3, 7, 8। इस तरीके से देखें तो एक बिंदु हम लोग को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे समझने के लिए क्या मिला कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 2, 3, 7, 8 नहीं आएंगे तो क्या आ सकते हैं? तो आ सकते हैं आपके क्या क्या, देखिए आएंगे। तो यहाँ पे एक बिंदु हम लोगों का बन जाएगा कि आ सकते हैं, आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं? तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 तो आपका नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7, 8 नहीं आएगा, आपका क्या 9 आ सकता है। इस तरीके से हम देखें तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप याद रखिएगा कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के अंक पर क्या आ सकता है? 0, 1, 4, 5, 6, 9। और क्या नहीं आ सकता है? 2,
3, 7 और 8। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कोई भी संख्या है तो उसके अंदर या अंक के अंदर ये गुण होने चाहिए। उसी में एक गुण की और बात करते हैं हम लोग। 5वें गुण की बात करें तो कह सकते हैं कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग सदैव एक विषम संख्या होगी। किसी भी संख्या यानी कौन संख्या? विषम संख्या। जब किसी भी विषम संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो सदैव उसका उत्तर क्या आएगा? विषम संख्या आएगी। तो विषम संख्या, कोई बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए तो विषम संख्याएं कौन होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्याओं में क्या क्या आ सकता है इकाई के अंक पे? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, आपका 7 आ सकता है, आपका 9। 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर ये जो 5 संख्याएं अंक दिख रहे हैं ये आपके विषम अंक हैं और इन्हीं से विषम संख्याएं भी बनाई जाएंगी। तो कोई भी संख्या होगी जैसे 5 3 8 1, कैसी संख्या बन गई है? विषम संख्या। 2 3 7 9 कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो कहा जा रहा है कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग अगर हम वर्ग कर दें तो वर्ग करेंगे तो सदैव उत्तर विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो 1 का वर्ग करते हैं तो हमें 1 मिलेगा, तो यह विषम संख्या है। 3 का करेंगे तो 3 तो मिलेगा 9, तो यहाँ पे आपका 9 मिलेगा, तो भी विषम संख्या है। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, तो 25 का मिला क्या? 5, ये भी एक विषम संख्या है। 7 का करेंगे तो 7 का होगा 49, तो भी एक विषम संख्या है। और 9 का करेंगे 81, तो भी एक विषम संख्या है। इस तरीके से देखें तो विषम संख्याओं का वर्ग करने पर जो रिजल्ट होगा वह एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। आइए अगले गुण की बात करें। हम लोग का जो छठा गुण है उसकी बात करेंगे, छठे की, तो किन्हीं दो परिमेय अर्थात रेशनल नंबर, तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग घटाव गुणा व भाग सदैव एक परिमेय संख्या ही होगी। कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या को अगर आप नहीं सीखे हैं तो आप पिछले क्लास में जाकर उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं का कुछ भी कर लीजिए, जैसे 4 आपकी एक परिमेय संख्या है और इसमें हम किसी और परिमेय संख्या यानी 1/3 का गुणा कर दें, तो परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में गुणा करने पर जो रिजल्ट होता है वह एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यह भी एक परिमेय संख्या। इसी तरीके से 5 × 6 यह भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय ये भी है, परिमेय ये भी है, क्योंकि p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और q की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। तो 5 × 6 = 30 और 30 जो प्राप्त हुआ है यह भी एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से देखा गया तो परिमेय संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाना सब परिमेय संख्या में ही प्राप्त होता है। वहीं पे आइए हम अगले गुण की बात करें। तो जो अगला गुण है वो है कि एक
परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग, घटाव, गुणा, भाग परिमेय भी एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग, घटाव, गुणा, भाग सदैव एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे कि अगर कोई परिमेय संख्या लीजिए 3 और इसमें एक अपरिमेय संख्या लीजिए करनी में 3, तो जो इसका रिजल्ट होगा वह आपका कैसा होगा, वह एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक इसी तरीके से और उदाहरण को देखें, जैसे करनी में 5 और भाग दीजिए इसमें 3 की, या 4 की भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से भाग दीजिए, तो इसका जो रिजल्ट है वह एक अपरिमेय संख्या है। वहीं पे इसका भी जो रिजल्ट होगा वह एक अपरिमेय प्राप्त। इस तरीके से हमने देखा कि परिमेय और अपरिमेय, लेकिन एक प्रॉपर्टीज और मिलती है कि यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं की बात करें कि दो इर्रेशनल नंबर है और यदि हम उसे जोड़ते, घटाते हैं, गुणा करते हैं तो वहां पे आप देखेंगे तो परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। इसको इस तरीके से समझें तो जो हम लोगों का एक बिंदु और निकलता है वो ये है क्या कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का योग, घटाव, गुणा, भाग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। कहने का अर्थ है कि दो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को लीजिए, उनका गुणा, भाग, जोड़, घटाना कुछ भी करिए तो वहां पे दो कंडीशन हो सकती है, एक तो परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और एक अपरिमेय। जैसे अगर हम इसे उदाहरण से समझें कि योग के उदाहरण से समझते हैं कि कोई संख्या लिया जाए, जैसे एक अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो यह अपरिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़ें तो हमें रिजल्ट में जो प्राप्त होगा वो 2√3 प्राप्त होगा, यानी कि जो यह रिजल्ट है उसका एक अपरिमेय। तो यह जो रिजल्ट है इसका वो कैसी संख्या प्राप्त हुई हमें, अपरिमेय। वहीं पे अगर हम इसी संख्या के घटाव की बात करें, घटाव की, तो √3 माइनस √3, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। और रिजल्ट 0 प्राप्त होना है तो जो 0 होता है यह एक कैसी संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक इसी तरीके से आइए कुछ और घटाव की संख्याओं को देखें, जैसे कि आपका √3 माइनस √2,
दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं और इन अपरिमेय संख्याओं को घटाया गया तो यहाँ पे जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह एक अपरिमेय प्राप्त होगा। वहीं पे अगर हम देखें गुणा की कंडीशन को देखा जाए, गुणा की कंडीशन को आप देखिए ध्यान से, तो गुणे की कंडीशन को अगर देखा जाए तो कोई संख्या √3 इंटू √2 इक्वल टू √6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब ये जो करनी में 6 है ये कैसी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या। वहीं पे हाँ, अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप पिछले क्लास में जाइए, वहां पे देखिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और उसके क्या क्या गुण होते हैं, वहां सीखेंगे तो आप इसे आसानी से कह देंगे कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। आइए गुणा की बात करते हैं। उसी तरीके से आप एक गुणा और लीजिए, √3 इंटू √3, यहाँ पे सेम अपरिमेय संख्या है तो √3 में √3 का गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो 3 प्राप्त होगा और यह एक परिमेय संख्या है। वहीं पे अगर हम भाग के उदाहरण की बात करें, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, भाग का उदाहरण लिया जाए, जैसे √3 अपान √2, इसका जो रिजल्ट होगा वो अपरिमेय प्राप्त होगा। वहीं पे अगर हम देखें √3 अपान √3 तो रिजल्ट 1 होगा और एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इस तरीके से हम देखें तो जो आज हम लोगों ने सीखा कि जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो हम लोगों ने सीखा कि आवर्ती संख्या किसे कहते हैं, जोड़ का तत्समक, गुणा का तत्समक, जोड़ का प्रतिलोम हम लोगों ने सीखा। वहीं पे हम लोगों ने गुणन का प्रतिलोम भी सीखा और हम लोगों ने सीखा स्थानीय मान और हम लोगों ने जातीय मान भी सीखा। वहीं पे हम लोगों ने सीखा कि संख्याओं के क्या गुण होते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो संख्याओं के हम लोगों ने वर्गीकरण सीखे हैं इस पर आधारित जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं और जो पहले आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।